अपने 8th क्लास के अकाउंटेंसी के सिलेबस का नया चैप्टर शुरू करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। विनिमय विपत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले विनिमय पत्र की परिभाषा, विनिमय विपत्र क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, इन दोनों का प्रारूप, फॉर्मेट या स्पेसिमेन, वो कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो विनिमय विपत्र में सम्मिलित होती हैं या प्रतिज्ञा पत्र में सम्मिलित होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉमिसरी नोट एंड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और फिर इनसे रिलेटेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ शब्दावलियाँ हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे। इसके अलावा ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में हम अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज या विनिमय विपत्र का मतलब क्या होता है। सो यू कैन सिंपली पुट द हेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज और उसके नीचे लिख सकते हैं विनिमय विपत्र, और क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं विनिमय विपत्र क्या है। अब हम उसकी परिभाषा डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए, आप साथ साथ इस परिभाषा को नोट करते जाइए और एक बात भी सुनते जाइए कि बिज़नेस में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है, कोई भी बातें ओरली नहीं चलती हैं। इसलिए हमें व्यवसाय जगत में अधिकतर चीज़ों को रिटर्न फॉर्म में रखना ज़रूरी होता है। अगर किसी ने अपने मित्र को भी कोई सामान उधार पर बेचा है और वो इस बात का वादा कर रहा है कि वो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद भुगतान कर देगा, ऐसी स्थिति में अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमेशा ये अच्छा रहता है कि आप उसको रिटर्न फॉर्म में ले लें, लिखित फॉर्म में ले लें और आप उससे साइन करा लें कि हाँ 3 महीने के बाद में तुम मुझे ये भुगतान कर दोगे। तो विनिमय विपत्र में क्या होता है, जिस व्यक्ति ने सामान बेचा, सपोज़ अगर हमने सामान बेचा, आपको सामान बेचा, तो हमने एक कागज़ पे लिखा और आपको ये आदेश दिया कि 3 महीने के बाद में आप हमें 5,000 रुपये देंगे, और यदि अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो आप उस दस्तावेज़ पर, उस कागज़ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और कहेंगे कि हाँ मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और 3 महीने के बाद में मैं आपको ये राशि देने का वचन देता हूँ। तो विनिमय विपत्र क्या हुआ, एक ऐसा शर्त रहित, क्या है विनिमय विपत्र, एक शर्त रहित लिखित प्रपत्र है जिसका लेखक किसी निश्चित व्यक्ति को, कौन है वो निश्चित व्यक्ति, जिसको कि हमने सामान बेचा है, अपनी गुड्स बेची हैं, कोई भी वस्तु बेची है, तो जिसका लेखक एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित तिथि पर, जैसे हमने कहा 3 महीने के बाद में, तो डेट फिक्स हो गई कि इतने समय के बाद में ही आपको भुगतान करना है, एक निश्चित राशि देने का आदेश देता है। अंडरलाइन दी वर्ड आदेश। विनिमय विपत्र कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, ये एक आदेश होता है, एक ऑर्डर होता है, ठीक है। और शर्त रहित, अनकंडीशनल, ऐसी कोई विशेष कंडीशन नहीं लगाई गई कि जब ऐसा होगा तभी आपको भुगतान करना है। नो, 3 महीने की अवधि की समाप्ति पर आपको भुगतान करना है। तो ये आपको समझ आना चाहिए बात कि ये शर्त रहित होता है, लिखित होता है, बनाने वाला दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी के आधार पर विनिमय विपत्र की विशेषताएं हमारी आधारित हैं। परिभाषा नोट कर लो पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जो हमने विनिमय विपत्र की परिभाषा पढ़ी है, उस परिभाषा में से ही हमारी विनिमय विपत्र की विशेषताएं निकल के आएंगी। जैसे कि विनिमय विपत्र की सबसे पहली विशेषता बेटा जो हमने वहाँ पर पढ़ी थी कि यह लिखित होता है। कैसा होता है, लिखित होता है। साथ साथ नोट करते जाइएगा, बहुत सिंपल लग रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शर्त रहित होता है, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं लगी है कि ऐसा होगा तब पेमेंट करनी है, अदरवाइज पेमेंट नहीं करनी है। पेमेंट तो करनी ही करनी है, एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर करनी है बस। तीसरा, विनिमय विपत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है वो भी अपने साइन करता है कि मैं ये आदेश दे रहा हूँ, और इसकी राशि निश्चित होती है, अमाउंट भी फिक्स्ड होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि 3,000 है जो आपको पे करना है, 4,000 है जो आपको पे करना है, तो अमाउंट फिक्स्ड होता है। फिर इसके भुगतान की डेट भी फिक्स्ड होती है। अगर वो डेट निकल जाएगी तो विनिमय विपत्र बेकार हो जाता है और आपको कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं फिर ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट पॉइंट, भुगतान करने वाले को आदेश दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि विनिमय विपत्र कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, विनिमय विपत्र क्या होता है, ये एक आदेश होता है। और जब भी कोई आदेश होता है, कोई ऑर्डर होता है जो कहीं से आता है, तो हमेशा उस ऑर्डर के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, स्टैम्प। तो इसके ऊपर स्टैम्प होना अनिवार्य होता है। आवश्यक लिखा था पर आवश्यक गलत है, इसलिए हमने क्या करा यहाँ पर, अनिवार्य। तो विनिमय विपत्र के ऊपर स्टैम्प लगानी अनिवार्य होती है। सातों पॉइंट्स लिख लीजिए, आगे चलते हैं फिर।
एक बहुत छोटी सी बात जो एनसीईआरटी में लिखी हुई थी, मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। विनिमय विपत्र जब जैसे ही बनाने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के सामने पेश करता है कि तुम्हें इसे स्वीकार करना है, उसे तब तक स्वीकार नहीं माना जाता जब तक कि सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर हस्ताक्षर ना कर दे। तो जब तक उसकी स्वीकृति नहीं होती है, यानी कि जिसने भुगतान करना है, जब तक कि वो स्वीकार नहीं करता तब तक इसे ड्राफ्ट कहा जाता है। और जैसे ही ये स्वीकृत हो जाता है, वो उसे स्वीकार कर देता है। स्वीकार करने का मतलब है वो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर कर देता है, तब जाकर इसे हम क्या कहते हैं, विनिमय विपत्र। तो साइन होने से पहले ड्राफ्ट, साइन होने के बाद में विनिमय विपत्र। ये सारी चीज़ें बहुत हवाई बातें लगेंगी जब तक कि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन नहीं देखेंगे, फॉर्मेट नहीं देखेंगे। नेट पे सर्च करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट देख सकते हैं और इस फॉर्मेट को ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमाउंट लिखा हुआ है 50,000, स्टैम्प लगी हुई है, फिर यहाँ पर टू ड्रॉई। ड्रॉई का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने भुगतान करना है, जिसे इसे स्वीकार करना है। और ये है ड्रॉर। ड्रॉर मतलब ड्रॉ करने वाला, बिल को बनाने वाला, बिल को लिखने वाला, ये व्यक्ति ड्रॉर है। और किस तरीके से फॉर्मेट बनाया गया है आप देख सकते हैं। स्थान लिखा होना ज़रूरी है, डेट डली ज़रूरी है, अमाउंट निश्चित है, 3 months आफ्टर दी डेट। आफ्टर दी डेट, आफ्टर विच डेट, जो डेट यहाँ पर मैंशनड है। सपोज़ यदि यहाँ पर 15 जनवरी 2021 लिखा है तो इससे 3 महीने आगे की डेट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये 3 महीने आगे की डेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि केवल हम उसमें 3 महीने नहीं जोड़ते हैं, हम उसमें आगे कुछ डेज़ भी जोड़ते हैं। तो वो कौन से डेज़ होते हैं, क्या कहलाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। सो 3 months आफ्टर दी डेट, पे टू मी, ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है मुझे या माई ऑर्डर, यानी कि जिसे मैं कहूँगा मुझे या फिर जिसको मैं आदेश कहूँगा कि उसे पेमेंट करनी है, उसको आपको 50,000 रुपये पे करने हैं। फिर एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब है जो ड्रॉई है, जिसने हमसे सामान उधार पर ख़रीदा था, वो इसको स्वीकार करेगा और यहाँ पर वो अपने हस्ताक्षर करेगा। ये बिल बनाने वाले के हस्ताक्षर हैं, ये बिल को स्वीकार करने वाले के हस्ताक्षर हैं। जो बिल को बनाता है उसको ड्रॉर कहते हैं, जो बिल को स्वीकार करता है उसको ड्रॉई कहते हैं। और ये बिल भेजा किसको जा रहा है, ड्रॉई को जा रहा है साइन करने के लिए। जब वो साइन कर लेता है फिर इस बिल को ड्रॉर अपने पास संभाल कर रख लेता है 3 महीने के लिए। ये फॉर्मेट ज़रूर ड्रॉ कर लें। कई बार एग्ज़ाम में केवल फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है, और अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में आए तो आपको ऐसे फॉर्मेट दे सकते हैं, उसको फिल करने के लिए भी कह सकते हैं। इसे ड्रॉ कर लीजिए। अभी जब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट देखा तो वहाँ पर हमने कुछ अलग अलग से नाम देखे, जैसे कि ड्रॉर देखा, ड्रॉई देखा। तो हमें पता होना चाहिए कि ड्रॉर का मतलब क्या होता है, ड्रॉई का मतलब क्या होता है। एंड दीज थिंग्स एंड दीज पीपल आर नोन एज दी पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। विनिमय विपत्र के पक्ष कहा जाता है इन्हें। सो देर आर एक्चुअली 3 पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कितनी पार्टीज होती हैं, 3। कौन कौन सी, ड्रॉर, ड्रॉई और पे। नोट कर सकते हैं 3 पार्टीज। नंबर 1 ड्रॉर, नंबर 2 ड्रॉई, नंबर 3 पे। क्या होता है ड्रॉर का मतलब, ड्रॉर का मतलब सेलर या क्रेडिटर। ये वो व्यक्ति है जो सामान बेचता है और बिल बनाता है। और ड्रॉई और ये क्या करता है, आदेश भी देता है भुगतान का। फिर बात करते हैं ड्रॉई की। ड्रॉई कौन, वो व्यक्ति जो सामान खरीद रहा है और ये हमारे लिए डेटर है, क्योंकि ये हमें भुगतान करेगा और ये बिल को स्वीकार करेगा। तो ड्रॉई कौन है, जो बिल को स्वीकार करता है, सामान खरीदता है और भुगतान करेगा ये भविष्य में। पेई कौन होता है, जिस व्यक्ति को बिल का भुगतान मिलता है लास्ट में। अधिकतर सवालों में, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जो ड्रॉर होता है समय की अवधि की समाप्ति के बाद में उसी को बिल का भुगतान किया जाता है। तो बहुत सारे सवालों में जो ड्रॉर होता है वही हमारा पेई होता है। वरना जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी ड्रॉर और पेई अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कितनी पार्टीज हो गई, 3। कौन कौन सी, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। जो बिल बनाता है वो ड्रॉर, जो बिल को स्वीकार करता है वो ड्रॉई, और जिसको बिल का भुगतान किया जाता है वो पेई होता है। नोट कर लीजिए। ये सारा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉमिसरी नोट या प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हाउ इज़ अ प्रॉमिसरी नोट डिफरेंट फ्रॉम अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो विनिमय विपत्र से कैसे अलग होता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक ये जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं इसके अच्छे से नोट्स बना लो और समझ लो। थैंक यू।